तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी के लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का लेकर आ चुका हूँ डिफिनीसन नंबर चौथा जीएनएम सेकेंड ईयर का। और यह आपका आखिरी सब्जेक्ट भी होता है, चौथा पेपर होता है। और आपका चौथा डिफिनीसन मैंने पहले ही कह दिया था कि हर एक सब्जेक्ट में आपको चार जो है डिफिनीसन देखने को मिलेगा। तो यह आखिरी है, इसके बाद लगभग समझिए तो लगभग 40-45 जो है कुल मिलाकर मैंने डिफिनीसन करा भी दिया है आप लोग को। तो अगर इतना चीज़ें आप समझते हैं तो बहुत सारे चीज़ समझ लेंगे, और एक आध जो अगर छूटा होगा उसको हम लोग शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपसे यही कहना है कि आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करूं या फिर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करूं, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अब आता है यहाँ पे एएसडी आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। इसका डिफिनीशन पूछ रहा है कि आलिंदीय भीति विकार, देख लीजिए आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एक होता है वेंट्रिकल, एक होता है आर्टिकल, ठीक है, आर्ट्रिकल। तो वेंट्रिकल और आर्ट्रिकल जो होता है वह आलिंद और नीले जो होता है, इसमें जो है आर्ट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट एएसडी, ठीक है। तो आपको पता है कि हार्ट होता है, हार्ट का 4 चेम्बर होता है, ठीक है। ए होता है आपका एट्रिकल, नीचे वाला होता है वेंट्रिकल, ठीक है। ए होता है राइट, ए भी राइट होता है, ए लेफ्ट होता है, ए लेफ्ट होता है। तो बातें को समझ गए होंगे। इसमें ब्लड आता है बॉडी से, इसमें फिर ब्लड आता है, यहाँ से जाता है फेफड़ा की ओर ऑक्सीजन के लिए, फिर फेफड़ा वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्रेश ब्लड यहाँ आता है इसमें, ठीक है। और फिर यहाँ से कपाट होता है ये वाला, ये भी कपाट होता है ये वाला, और इसमें जो है क्या होता है ब्लड यहाँ पे आता है और यहाँ से महाधमनी में प्रवेश करते हुए बॉडी में जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, समझ गए। तो ये जो आपका एएसडी है, दायां एवं बायां आलिंद को पृथक करने वाली पट्ट में बने छिद्र के कारण इसमें असमान रक्त संरचना होती है जो एएसडी कहलाता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, मैंने क्या कहा, चार चेम्बर होता है। ऊपर वाला आर्ट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। तो ये आर्ट्रियम, ये भी आर्ट्रियम है, ये भी आर्ट्रियम है, ये राइट है और ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, समझ गए। तो इन दोनों के बीच में ये जो दीवार देख रहे हैं, जो पट देख रहे हैं, इसमें छिद्र हो जाता है, ठीक है, इसमें छिद्र हो जाता है। और इस छिद्र के कारण, ठीक है, देख लीजिए दायां बायां आलिंद को पृथक करने वाली, मतलब इसको और इसको ये बीच में जो अलग करने वाला जो पट है, इस पट में छिद्र के कारण इनमें असमान रक्त संचार होता है। मतलब इसका रक्त इसमें या इसका रक्त इसमें आएगा, तो ये तो बॉडी से वाला ब्लड होता है जो डीऑक्सीजनेट होता है, और ये ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, तो दोनों आपस में मिल जाता है, तो इससे समस्या होता है, ठीक है। और यही रक्त संचार होता है, एएसडी कहलाता है, समझ गए, बातें को समझ गए। चलिए अब यहाँ पे है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कहने का क्या मतलब होता है कि डाउन सिंड्रोम शिशुओं में पाए जाने वाली गुणसूत्र की संख्या असमानता है। 1000 जीवित बच्चों पर एक बच्चे में यह रोग पाया जाता है, 1000 पर एक बच्चे यह पाया जाता है, ठीक है। इसमें ऑटोसोम के 21वें जोड़े के स्थान पर 3 गुणसूत्र होते हैं, जबकि होना क्या कितना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 होता है तो एक पेयर बनता है 21वें जोड़े के स्थान पर। 21वें जोड़े में 2 ही होगा तब ना एक जोड़ा बनेगा, लेकिन यहाँ पे 3 होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। तो एक बढ़ जाएगा तो डाउन सिंड्रोम, एक घट जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बढ़ने से आपके डाउन सिंड्रोम होते हैं। 2 के जगह पर 3 रहता है, कैमे नंबर के पेयर में 21वें नंबर के टोटल पेयर कितना होता है, 23 होता है गुणसूत्र का, ठीक है। अब इसके होने से क्या होता है तो देखते होइएगा, बच्चा जो है वृद्धि कम रहता है, छोटा हो जाएगा, सर बड़ा रहेगा जोकर टाइप से, उसका हाथ पैर छोटा छोटा रहेगा, ठीक है ना, या नाक चपटा हो सकता है, या शरीर में किसी भी अंग में एक कुछ संरचना देखा जा सकता है। ये डाउन सिंड्रोम होता है, समझ गए। चलिए अब आता है क्लब फुट, या यहाँ पे टेलीपस। क्लब फुट को दूसरे भाषा में हम लोग टेलीपस भी कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यह एक जन्मजात विकार है। जो आप लोग VSD देखे हैं ना, सॉरी ASD देखे हैं, वह भी जन्मजात विकार है, समझ गए। और क्लब फुट जो होता है या टेलीपस, जिसे हम लोग मुग्दरपात या जन्मजात पैर का विकृति कहते हैं, यह एक जन्मजात विकार है जिसमें शिशु का टखना से लेकर पाँव असमान आकृति से भिन्न एवं मुड़ा हुआ होता है। देखते होइएगा आप लोग कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका पैर ऐसे मुड़ा होगा, ठीक है, या पैर ऐसे होता है, समझ गए, या उसका ऊपर से ही जो है उसका बेजान पैर रहेगा,
तो यही जो है क्लब फुट होता है, समझ गए। चलिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक, नेफ्रॉन को जो है यहाँ पे आपको नेफ्रॉन को संबंधित कर रहा है, मीन्स गुर्दा, किडनी को, ठीक है। तो देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब होता है विकार, समस्या। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी का रोग है, ठीक है, जिसमें विभिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? यह आपके नेफ्रॉन जो होता है, जो आपके किडनी में छन्नी का काम करता है, फिल्टर का काम करता है, उसका खराबी, उसका रोग है, ठीक है। जैसे इसके होने से आपके यूरिन में प्रोटीन आएगा, जिसे प्रोटीनूरिया कहते हैं। हाइपो एल्बुमिनिया, बॉडी में एल्बुमिन की मात्रा कमेगा। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगा। और सूजन भी हो सकता है, एडीमा। तो ये प्रमुख 3 लक्षण है, याद रखिएगा, प्रोटीनूरिया, हाइपर कोलेस्टेरोमिया और एडीमा। यह नेफ्रोटिक सिंड्रोम का प्रमुख लक्षण है, ठीक है। चलिए, अब आता है यहाँ पे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी एक्यूट मतलब होता है तीव्र वृक्कीय शोथ, ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेशन होता है उसका पर्दा होता है, तो ग्लोमेरुलाई का पर्दा, ग्लोमेरुला नेफ्राइटिस कहलाता है। इसमें गुर्दे के संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूब, एपिथेलियम, रक्त वाहिनी आदि सभी प्रभावित होते हैं। इसे गुर्दे का पर्दा भी कहते हैं। तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहने का मतलब है कि किडनी में लगे जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, जो ट्यूब लगा होता है एपिथेलियम का, जो रक्त वाहिनी है, इन सब का प्रभावित होना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है, पर्दा होना, ठीक है। अब आता है एक्यूट रीनल फेलुअर। अब एक्यूट रीनल फेलुअर और एक होता है क्रॉनिक रीनल फेलुअर, ठीक है। अब एक्यूट वाला में अचानक से आपके किडनी फेल हो जाएगा, यह गुर्दा का रोग है। किसी भी कारण से अचानक ही किडनी कार्य करना कम या बंद कर दे, अर्थात रक्त में नाइट्रोजेनियस बेस्ड पदार्थ बढ़ जाएंगे, तो उससे जो है हम लोग तीव्र वृक्कीय विफलता, एक्यूट रीनल फेलुअर कहते हैं। बातें को समझ गए? यानी किडनी काम, नॉर्मल पेशेंट है, अचानक से किडनी काम करना बंद कर देगा या कम कर देगा, तो उससे आपके बॉडी में ब्लड फिल्ट्रेशन कम जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे आपके बॉडी में नाइट्रोजेनियस बेस्ड पदार्थ जो हानिकारक है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और यही एक्यूट रीनल फेलुअर होता है, ठीक है। अब आता है क्रॉनिक रीनल फेलुअर। क्रॉनिक रीनल फेलुअर जस्ट उसके उल्टा है, यह भी किडनी का रोग ही है, लेकिन लंबे समय तक कोई समस्या रहने के कारण किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, और यह एक अपरिवर्तनीय इरिवर्सिबल पोजीशन होता है। एक्यूट वाला तो बंद भी कर देगा किडनी, तो ठीक हो सकता है उसके समस्या को जानकर, लेकिन अगर किसी रोग के कारण लंबे समय से अगर किडनी पर प्रभाव पड़ता है और वह किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, तो इस सिचुएशन में यह ठीक नहीं हो सकता है, इसीलिए इसे अपरिवर्तनीय स्थिति कहा गया है, समझ गए। इसके बाद सीधा डायलिसिस शुरू होगा या फिर आपको किडनी बदलवाना होगा, ओके। अब आता है अस्थमा। अस्थमा कहने का मतलब होता है कि श्वास की बीमारी, श्वसन नली का बीमारी। अस्थमा एक ऐसा श्वसन नली की बीमारी है जिसमें श्वसन की नली, ट्रेकिया, पेशिया सिकुड़ जाती है एवं अधिक मात्रा में बलगम निर्माण होता है, जिसके कारण श्वसन मार्ग संकरा या अवरुद्ध हो जाता है और रोगी को सांस लेने में परेशानी होती है। जैसे यह हो गया ट्रेकिया, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रोंकी। अब मान गए इसमें क्या हो गया, ये श्वसन जो नली है, ये नलियाँ सिकुड़ जाती है, मतलब जो पहले जगह था वो जगह कम जाएगा सिकुड़ने से, स्पाज्म होने से। अब जैसे ही सिकुड़ेगा तो चूँकि बलगम जो होता है वो आपके बनते रहता है, चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस, जो आपके श्वसन नली को चिकनापन रखता है। अब ये बलगम जैसे ही बनेगा, सिकुड़ जाएगा, तो जो बलगम है धीरे धीरे इसमें भरने लगेगा, और ये बलगम का निर्माण जो है इसको जाम कर देता है, इसको पैक कर देगा, जिससे यह अवरुद्ध हो जाता है नली और व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होता है। तो यही अस्थमा होता है, समझ गए। निमोनिया, फेफड़े का संक्रमण। निमोनिया फेफड़े की बाहरी परत पेरेन्काइमा में संक्रमण या प्रदाह के होना निमोनिया कहलाता है। निमोनिया एक्चुअली आपके फेफड़े में संक्रमण को दर्शाता है, जो संक्रमण होने के बाद आपका फेफड़ा जो है डैमेज होने लगता है, ठीक है, और यही निमोनिया होता है। अब आता है एम्फाइमा, ये भी आपको पढ़ा दिए हैं मेडिकल सर्जिकल में, लेकिन एक बार देख लीजिए। एम्फाइमा, एक होता है एम्फाइसमा,
जिसमें बीच में एस रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे सीधा है एम्फाइमा। तो एम्फाइमा जो होता है प्लूरल कैविटी में मवाद भरने या अपघटित ऊतकों का जमाव होना एम्फाइमा कहलाता है। जबकि एम्फाइस्मा रहता तो क्या होता, प्लूरल कैविटी नहीं, एल्वोली में असमान वायु भरना, जिसके कारण फेफड़ा में वायु जो है तनाव हो जाता है और उसे हम लोग क्या कहेंगे, एम्फाइस्मा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देखिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दो प्रकार के होता है, श्वसनीय संक्रमण दो प्रकार के, एक अपर वाला ऊपर वाला और एक जो है नीचे वाला लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, दो प्रकार के होता है। श्वसन तंत्र में सभी शारीरिक अंग सम्मिलित होते हैं। अब श्वसनीय अंग कहने का मतलब है कि श्वसन के क्रिया में जो भी ऑर्गेन शामिल होते हैं जिनसे श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस सभी श्वसन तंत्र में शामिल होने वाले अंगों में किसी भी प्रकार के अगर संक्रमण होता है तो यह स्थिति श्वसन संक्रमण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहलाता है। बात समझ गए? यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है, जितने भी ऑर्गेन मिलकर जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता है, उनमें से किसी भी ऑर्गेन में श्वसन से जुड़ी हुई इन्फेक्शन हो जाएगा तो वह श्वसनीय संक्रमण कहलाता है, ठीक है। अब है यहाँ पे आंतरीय रोग, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहने का मतलब है आंत में अवरोध होना। यह एक असमान स्थिति है जिसमें आंत के मार्ग आंशिक या पूर्ण बंद हो जाते हैं एवं पाचन पदार्थ प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। अब जैसे ये आंत है, समझ गए, ये आंत है, समझ गए, ये आंत है, समझ गए ना। ये आंत में मान गए यहाँ पे कोई चीज़ें आकर फंस गया, ठीक है, या कुछ रोग के कारण यहाँ पे मांस मर गया, कुछ भी, या यहाँ पे शिथिल हो गया, आंत का जो लाइन है वो आकर यहाँ पे अटक गया, शिथिल हो गया, जिससे यह मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब इधर का जो भोज्य पदार्थ होगा वह आगे नहीं जा पाएगा। तो यही कहता है आंशिक या पूर्ण बंद हो जाता है एवं पाचन पदार्थ अवरुद्ध हो जाता है प्रवाह, ठीक है, यही होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब आता है हर्षप्रंग डिजीज। हर्षप्रंग जो डिजीज होता है ये क्या होता है, देखिए हर्षप्रंग डिजीज एक प्रकार के नाभिकीय अवरोध है, ठीक है, नाभिकीय। यह बृहदांत मतलब बृहदांत में समझ रहे हैं ना, क्लोन, ठीक है, बृहदांत मतलब बड़ी आंत के दूरवर्ती भाग डिस्टल कोलोन के उपश्लेष्मक व पेशीय स्तर में तंत्रिका गैंग्लियन कोशिकाओं की अनुपस्थिति के कारण क्रमांकुंचन गतियों के अभाव के परिणाम स्वरूप होने वाले आंत अवरोध, इस रोग का जन्मजात गैंग्लियन मेगाकोलोन भी कहते हैं। देखिए हर्षप्रंग डिजीज समझा देता हूँ। जैसे हमारा आंत क्या होता है आप लोग जानते हैं, क्रमांकुंचन गति के कारण, देख लीजिए क्रमांकुंचन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण हमारा आंत से भोज्य पदार्थ आगे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आंत हमारा चलते रहता है जिसके कारण भोज्य पदार्थ भी उसमें मूवमेंट कर रहा है, ऐसा तो होता नहीं। आंत अपने जगह पर फिक्स है, लेकिन आंत में ऐसा गति होता है जो आपके पचे हुए भोज्य पदार्थ को आगे की तरफ जो है उसे प्रेस करके भेजता है, जिसे क्रमांकुंचन गति कहते हैं। अब मान गए ए आंत है, ठीक है, ए आंत है, ठीक है, ए आंत है, समझ लीजिए चीज़ों को, ए आंत है, समझ गए, ए आंत है, ओके, ए आंत है। अब समझिए कि ए आंत यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे इस पार्ट में इसके क्रमांकुंचन गति नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके गैंग्लियन जो सेल होता है, जो नर्व सेल होता है, वह नर्व तंत्रिका यहाँ पे क्षतिग्रस्त है, अनुपस्थिति है, ठीक है। अब यहाँ का जो तंत्रिका है अनुपस्थिति होगा तो जैसे ही नर्व किसी पार्ट से आपका नष्ट होता है तो वह बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देगा, कोई सेंसेशन वहाँ पे नहीं होगा। उसी प्रकार से यह बृहदांत में भी तंत्रिका, ठीक है ना, तंत्रिका, कौन तंत्रिका, गैंग्लियन कोशिका अनुपस्थिति होता है, जिसके कारण इसमें गति नहीं हो पाता है और गति के अभाव में यहाँ पे भोजन जो है आगे नहीं जा पाता है। यानी यहाँ का भोजन यहीं पे अटका रहेगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व है वह नहीं है और गति नहीं होगा, जिसके कारण आगे नहीं जा पाता है, और इसी को हम लोग जो है हर्षप्रंग डिजीज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है पाइका। पाइका कहने का अर्थ होता है मृदा पाइका भक्षण। मृदा पाइका भक्षण कहने का मतलब होता है कि अप्राकृतिक वस्तुओं जैसे मिट्टी, चौक, साबुन, क्रेयॉन्स आदि के खाने की आदत को
पाइका अथवा जियोफेजिया कहते हैं। बातें को समझ गए? पाइका अथवा जियोफेजिया कहते हैं। आप लोग देखते होइएगा, बच्चा जो है बच्चे में चुरा चुरा के मिट्टी खाएगा, जो राख होता है जला हुआ उसको खाएगा, स्कूल में जाएगा लिखने वाला जो चौक होता है उसको चबाने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब एक अप्राकृतिक पदार्थ है जिसको खाने वाला नहीं है, लेकिन बच्चा इसे खाए अप्राकृतिक वस्तुओं को, और इसके खाने की आदत को पाइका या जियोफेजिया कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आता है जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, बाल अपराध। 18 वर्ष से छोटे बच्चों द्वारा सामाजिक या कानूनी अपराध अथवा गलत व्यवहार बाल अपराध कहलाता है। हत्या जैसे जनगंध अपराधों में उम्र की सीमा 16 वर्ष है, अर्थात 16 से 18 वर्ष के बच्चों को वयस्क मानकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी एक बाल अपराध होता है। अगर 18 वर्ष से छोटे बच्चे अगर कोई सामाजिक या कानूनी अपराध करता है, गलत व्यवहार करता है किसी से, तो इसे अपराध जो है कहलाता है। ठीक है, इसे बाल अपराध कहते हैं 18 वर्ष से कम। लेकिन हत्या के मामले में अगर उम्र 16 वर्ष या 16 से 18 वर्ष है तो इसे वयस्क मानकर इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यही बाल अपराध होता है। यानी बाल अपराध 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो कानून को तोड़ते हैं, सामाजिक और कानूनी अपराध करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, वो बाल अपराध में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको करा दिया चाइल्ड हेल्थ का। आज वीडियो हो गया समाप्त। आपको जाना है nursing.com पर। ठीक है, nursinggyaan.com पर जाना है। nursinggyaan.com पर जाने के बाद सेकेंड ईयर में आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा, सेकेंड ईयर के ऑप्शन में। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।